को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये हमारे कैप्टन ऐसी टीम बनाते हैं। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। सकती है, कृपया जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। चाचा हो जाए लूडो का एक मैच, लूडो फैंटेसी पर। टीम ओनर्स बहुत खुश है, एक जिनकी टीम ग्राउंड पे जीती है और दूसरे जिनकी टीम यहाँ जीती है। एक और मौका पाओ, भूला मत, टीम बनाओ फट से, सिर्फ houser.com पर। दुगना कैश, डबल पैसा, डबल मजा। अभी डाउनलोड करें कुबेरा फैंटेसी ऐप। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर के मैं पिछले कई वर्ष से सोचता रहा हूं। भारत में ऑनलाइन गेम फैंटेसी जो ऐप चल रहे हैं उनके बारे में मुझे आज बात करनी है। ये कितनी बड़ी समस्या के तौर पे और कितने बड़े खतरे के तौर पे भारत में देखे जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, वहाँ युवा आबादी है और इस युवा आबादी के साथ किस तरह का और कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। भारत में जो आबादी ज़्यादा है उसके होने के साथ साथ नए खतरे पैदा हो गए हैं। ऑनलाइन गेम्स हों या जो आजकल क्रिकेट टीम बनाई जाती हैं उसका मसला हो, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे ऐसे विषय उभर आए हैं जो बहुत चिंतन का विषय है। आप ये देखेंगे लगातार, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने टीवी, यूट्यूब और दूसरे मंचों पे ऑनलाइन गेम्स और जो टीम बनाने का ये जुआ चल रहा है भारत में, ये भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आप ये सोचिए, एक युवा बच्चा जिसके पेरेंट्स मध्यम वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग के जो चुनौतियां हैं वो तो हैं ही हैं, पेरेंट के सामने बड़ी चुनौतियां हैं कि अपने बच्चों को किस लायक बनाया जा सके। आज हम विश्व में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है और भारत के पड़ोसी चीन में क्या हो रहा है, मैं आज इस विषय में आपसे आंकड़ों के साथ बात करना चाहूँगा, जिसमें दुनिया भर की वेबसाइट हैं, दुनिया भर की एजेंसी हैं जो इस बारे में डाटा देती हैं। भारत में भी आए दिन अखबारों में खबर आती है कि वो व्यक्ति इतने पैसे के लिए डूब गया, कोई 80 लाख से डूबा हुआ है, कोई 20 लाख से डूबा हुआ है। और हर बच्चा, ऐसा नहीं है कि इस गेम में सभी जीतते हैं। हालत यह है 100 व्यक्ति खरीद रहे हैं तो 2% की इसमें जो जीतने की जो अनुपात आता है। अब आप सोचिए 98% लोगों की क्या हालत है। और खास बात यह है कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां, ऑनलाइन जो इस तरह के ऐप चलते हैं, उनमें कंपनियों के जो मार्जिन हैं, कंपनियों के जो बेनिफिट हैं, वो एकदम अलग रूप में दिखाई देते हैं। यहां तक कि जो भारत सरकार है, मैं खास तौर से भारत सरकार की बात करूंगा, आप देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और जो भारत के भारत रत्न हैं सचिन तेंदुलकर, उन जैसे लोग इन ऑनलाइन गेम्स को और जो इस तरह की टीम बनाने की जो ऐप है इनको प्रमोट करते हैं। आप ये सोचिए, भारत की युवा पीढ़ी को जिस तरह बर्बाद करने का एक पूरा ठान लिया गया है, क्या ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है? आप देखेंगे अरबों खरबों के व्यापार हो रहे हैं और जितने भी ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे आपका विराट कोहली है, चाहे आपके जो है रोहित शर्मा हैं और बाकी जितने खिलाड़ी हैं, केएल राहुल है, ये सभी लोग इनकी ऐड कर रहे हैं। आप ये सोचिए, क्या इनके पेट नहीं भरते? क्या इनके पास इतनी पैसे की भूख है? ये भूख इन्हें ले कहां जाएगी? युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, टीम बनाती रहे। ये जो ऑनलाइन जुआ खिलाए जा रहे हैं, ये भारत के भविष्य को बर्बाद करने की एक सुनियोजित पूंजीवादी रणनीति है। क्या यह देश को बर्बाद नहीं करेगी? आप ये सोचिए, आज 5 करोड़ बच्चे गेम खेल रहे हैं, कल 10 करोड़ गेम खेलेंगे, कितने लोग जीतेंगे? इससे ऐसे कौन से जीतने की स्थिति बनती है? अभी इस साल शुरुआती दौर में आपने देखा होगा दुनिया में ओलंपिक गेम हुए, भारत कहां खड़ा था? दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और उसके बावजूद भी हमारी पदक तालिका में क्या हालत है? सोचिए, हम खड़े कहां हैं? क्या इस बारे में कभी दिमाग में आती है बात? नहीं आ सकती। तो मुझे आज इससे जो बढ़ते हुए खतरे हैं और जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इन सबको मुझे आंकड़ों के साथ आपको रखना है ताकि आप समझें। और इसके साथ साथ मुझे इस बारे में जो चिंता सताती है और जो इसके समाधान है, यहां तक कि भारत सरकार इसके लिए कोई अधिनियम लेके आए, कोई कानून बनाए, कोई किसी तरह का कुछ तो लेके आए। आज भी अंग्रेजों के जमाने के कानून चल रहे हैं इन बातों को रोकने के लिए। भारत में क्या जुआ वैध हो सकता है? भारत सरकार वैध करने के लिए 28%
इस पे जीएसटी लगाती है और उससे 7,000 करोड़ रुपए 2023 के पहले 6 महीने में कमाया। क्या यही पैसा कमाने का तरीका है? क्या इसी से देश का विकास होगा? 7,000 करोड़ रुपए आपने कमा लिए और इसमें इन्वॉल्व कौन है? आप ये मत सोचना कि इसमें भारत की कंपनियां इन्वॉल्व हैं। पूरी तरह से कॉपी पेस्ट की हुई इस तरह के ऐप बनाए जाते हैं जिसमें हमारा पड़ोसी चीन दुनिया में बेहतर स्थिति में है, जिसकी आप हिस्सेदारी में बाद में बताऊंगा एक डाटा के साथ। इसमें अमेरिका लगा हुआ है, इसमें जापानी कंपनी लगी हुई है और उन्हें पता है, वो तो खुद बूढ़े हो चुके हैं, उनके हालात खराब हैं, वो विकसित देश हैं और हम विकासशील हैं। हमें कितने वादे करते जाएं या कुछ भी करते जाएं, क्या हम उससे देश का विकास कर पा रहे हैं? क्या हम इतनी बड़ी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हुए नहीं है? सरकार को इस बात को समझ में नहीं आता। भारत सरकार के प्रधानमंत्री इस तरह के जो गेमर्स हैं, जो गेम बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और उस चीज को इतना बढ़ावा देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो आपको यह समझना होगा। आप ये देखिए भारत की जो स्थिति है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। इस बेहतर बनाने के क्रम में हमें कहीं ना कहीं इसके लिए कानून बनाने होंगे। अब आप इसमें देखिए भारत में जो गेमिंग की महामारी फैली हुई है ये 9 अरब डॉलर तक पहुंचेगी, लगभग 75,000 करोड़ रुपए साल का। आप ये सोचिए किसी भी देश की युवा आबादी से इतने पैसे निकाले जाएंगे। क्या ये कंपनियां अपने घर से पैदा करेंगी? कहां से पैदा करेंगी? और ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं इनके जो लोगों को सीधे लाभ मिल रहे हों? लेकिन इससे युवाओं को बर्बाद करने का पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है और इसमें दुनिया भर की वो सब चीजें चल रही हैं जिसके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। अब आप इस बारे में भारत की वित्त मंत्री का ये वीडियो देखिए, आपको इससे पता चलेगा कि 28% जीएसटी लगा दिया। So even that status on online gaming and casinos was also presented to the council. I just want to give you one nugget from that online and casino based status which was submitted to the council. The revenue from online gaming has increased by 412%. That is, it has reached 6,909 crores. इस वीडियो में निर्मला सीतारमण बता रही हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व में 412% की वृद्धि की घोषणा है। अक्टूबर 2023 में यह अधिसूचना हुई थी। उसके बाद केवल 6 महीने में 6,909 करोड़ रुपए कमाई। आप सोचिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। जीएसटी काउंसिल में इसकी बात रखी गई और रखने के बाद इसमें जो 28% टैक्स लगा दिया गया। क्या ये जुआ खेल करके आप देश चलाना चाहते हो? तुम्हारा बजट 48 लाख करोड़ का और ये 7,000 करोड़, कल को ये 14,000 करोड़ भी हो जाए, 20,000 करोड़ भी हो जाए, कल बजट भी तो बढ़ेगा। 48 लाख करोड़ के बजट में आप ये सोचिए केवल ये 7,000 करोड़, इससे हम क्या देश के विकास में कुछ योगदान दे पाएंगे? क्या बच्चों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे कुछ कर पाएंगे? क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या इस पे बंद नहीं किया जा सकता इन्हें? अभी ऑनलाइन गेम्स को लेकर के जो ये जुआ खेला जा रहा है, लेसेंट की रिपोर्ट आई है। लेसेंट एक दुनिया भर के जो स्वास्थ्य दिक्कतें हैं उनको लेकर के रिपोर्ट देती है। लेसेंट कह रहा है कि 8 करोड़ लोग हैं जो जुए की लत में हैं। आप इसमें देखेंगे तो लेसेंट पब्लिक हेल्थ कमीशन की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विश्व में करीब 8 करोड़ लोगों को ऑनलाइन जुए की लत लग गई है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है द लेसेंट की, द लेसेंट पब्लिक हेल्थ कमीशन की जो नई रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है कि दुनिया में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसकी लत में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान हैं, जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में टीनेजर हैं। टीनेजर वो होते हैं जिनकी उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में है। अब ये सोचिए जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं ये, उनके क्या हालात होंगे। वो इतने लत के शिकार हैं। और खास गुण और भी है इन जो गेम्स का, ये गेम 24 घंटे अवेलेबल है। आप सोचिए रात को 3 बजे भी बच्चा जाग करके और देख रहा है गेम में क्या हो रहा है। मतलब क्या है ये? आप, मुझे कितना अचंभा होता है कि सरकारों की आंखें फूट गई हैं। सरकारों के पास राजस्व का, कमाई का केवल यही एक साधन रह गया है। ये बेहतर स्थिति हो सकती है क्या किसी देश के लिए, दुनिया के लिए? हम अपने युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन नहीं। ये लेसेंट की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, अब आप ये देखिए इनमें हालत क्या है। जो किशोर हैं वो ज्यादातर संख्या में है।
ज्यादातर जो किशोर है उन्हीं की ये हालत है। अच्छा, अब आप ये देखिए क्या हालत है, नए जमाने का जुआ है, घर बैठ के खिलाया जा रहा है, ऑनलाइन खिलाया जा रहा है, कुछ नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लो, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसमें खेलता रहो। पेरेंट्स अपने सर को फोड़ने को तैयार हैं। पेरेंट्स जब अपने बच्चों से कहते हैं कि इस गेम को मत खेलो, बंद करो बंद करो, लेकिन जो युवा अवस्था है उनकी जिद है कि हमें बर्बाद होना है। कई मामले इस तरह के आते हैं कि पेरेंट्स की हत्या तक कर दी गई है कि मुझे गेम्स नहीं खेलने जा रहे हैं। आप ये सोचिए, जब पेरेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, क्या यह संभव है? आप सोचिए, क्या संभव है इस तरह का कि उनके घर में किस तरह के संस्कारों की आगे की स्थिति बनेगी? पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन समझ में नहीं आता। अब आप ये देखिए, इस दलदल में जो फंसने वाले लोग हैं वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं, मानसिक स्थिति बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य उनका बर्बाद हो चुका है। यहां तक कि उनके पेरेंट्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसके साथ जो गेमिंग ऐप बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी रूप में हमें इस युवा पीढ़ी को बर्बाद करना है। हम युवा हैं तो हम बर्बाद होने के लिए हैं। उन्होंने इस तरह का डिजाइन किया है इनको कि इजीली वो अवेलेबल भी हो, इजीली खेलना भी हो, और उसमें नए नए तरह के लालच प्रलोभन दिए जाते हैं। शुरुआती दौर में फ्री में खिलाए जाते हैं, खिलाने के बाद उनमें टोकन दिए जाते हैं। टोकन के बाद की अगली स्थिति है, और ये किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें देखता हूं, लेकिन यह है कि उन्हें कैसे संभालना है, किस तरह ट्रीट करना है, उनके लिए हम विशेष प्रकार की योजनाओं पर काम करना पड़ता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास समय है तो हम उसे यूज कर पा रहे हैं और बच्चों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स सुबह 8 से 6 बजे तक नौकरी कर रहे हैं, क्या उनके पास समय है कि अपने बच्चों को वो समझा सके? पूरे दिन की ऑफिस की या काम धंधे की, कार्यालय की समस्याओं के साथ जब वो घर आके देखते हैं कि उनके बच्चे की हालत खराब है, स्कूल से नई नई डिमांड आती हैं, स्कूल से नई नई शिकायत आती हैं कि तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। सोचिए, एक पेरेंट्स जो माँ है या बाप है, जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, 30 दिन कमाते हैं, 365 दिन कमाते हैं, और जब लास्ट में उनके हाथ में बच्चे का रिजल्ट आता है तो उन्हें यह पता कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से मध्यम वर्ग या निचला मध्यम वर्ग या गरीब व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। लेकिन इस बारे में सरकारों की कोई चिंता नहीं है, सरकारों के पास कानून को लेकर कोई सोच नहीं है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने काम किए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं, क्योंकि यदि केंद्र सरकार इस पर काम करे, इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में ले और अपने युवाओं को बढ़ाए, लेकिन उससे उम्मीद मुश्किल है। अब आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री इस बारे में लगे हुए हैं कि ऑनलाइन गेमर, इससे मतलब नया राजस्व पैदा होगा, नए कारखाने पैदा होंगे। क्या प्रोडक्शन हो रहा है आप ये सोचिए। आप इस वीडियो में देखिए कि प्रधानमंत्री करना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस देश के युवा को। क्या वो देश का युवा वो गेम खेले? क्या गेम से देश का विकास होगा? क्या गेम से ही भारत विश्वगुरु बन सकता है? ये संभव नहीं है। देश को बर्बाद करने के लिए इस तरह के कृत्य बंद होने चाहिए और इन पे कानून बनने चाहिए, ताकि देश एक बेहतर स्थिति में हो। सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार उसे निभाने को तैयार नहीं है। सरकार से रोजगार मांगो तो सरकार के डायलॉग बहुत शानदार होते हैं। वो कहती है, उसके जो मंत्री हैं, उसके जो समर्थक हैं, उनका एक बहुत फेवरेट डायलॉग है, रोजगार मांगने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो। स्टार्टअप चल रहे हैं, ये गेम्स जो तैयार किए जाते हैं ये स्टार्टअप के काम है। इसमें कुछ कंपनियां भारत की लगी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां विदेश की हैं, और वो कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। अब आप इसमें यह देखिए कि जो ऑनलाइन के कारनामे हैं, इसमें से कुछ हिस्सा आप ये दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, ऑनलाइन गेम के जो कारनामे, सितंबर छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में ऑनलाइन गेमिंग में 5 लाख हारने के बाद 3 बदमाशों ने बैंक लूटे। अब ये जब इस तरह के काम कर रहे हैं तो लूटे तो जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी खबर देखिए इसमें, ये जुलाई की है। फतेहपुर में रिटायर्ड फौजी के बेटे ने घर में 50 लाख की चोरी की, गेम में 1 करोड़ 30 लाख हारा। आप सोचिए, 1 करोड़ 30 लाख, ये पैसे नहीं है क्या? ये कोई नीम के पत्ते जो झड़ जाएंगे कहीं से? इसके बाद अगली चीज देखिए, आप रमी सर्कल हो, ये बहुत सारे गेम है जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहता। रीजन क्या है कि इनका हम प्रचार कर रहे हैं। खुद भारत के क्रिकेटर, भारत के एक्टर, शाहरुख खान हो, कोई भी एक्टर हो, इनको पैसे दे दो और इनको खरीद लो। ये वो पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं
कि इनके पेट नहीं भर सकते, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास, लेकिन इन्होंने बेशर्मी की इंतहा कर दी है। देश में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी कि आप भारत रत्न हो और आप ऑनलाइन जुआ खिलाने के लिए ये कार्य कर रहे हो। 200, 100 रुपए, 51 रुपए, 49 रुपए इस तरह के ऐप में जा रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के, देश के क्रिकेटर से लेकर के, देश के एक्टर तक इस देश के युवा को बर्बाद करने के लिए ठान लिया है। इन्हें कुछ स्पॉन्सर करने वाली फीस मिलती है, उस फीस के बदले ये इस तरह के बर्बाद करने के लिए युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू, इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। जो बच्चे 6-8 साल के हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो एक अलग तरह से है। यदि इसका एक मनोविज्ञान आप देखें तो मनोविज्ञान में ये पाते हैं कि बहुत जल्दी खुश होने के लिए डोपामाइन नाम का एक हार्मोन है, वो तुरंत मिलता है। हम जीत गए, हमने कॉइन जीत लिया, हमने फर्स्ट राउंड जीत लिया, सेकंड, थर्ड, हम फाइनल राउंड तक पहुंचे और ये इनकी उपलब्धि है। सोचिए, ये सब कुछ आभासी दुनिया का ड्रामा है। इससे वास्तव में उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। 1-2 व्यक्ति करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जीत जाते हैं, ये उनको विज्ञापन के तौर पे दिखाते रहते हैं और 5 करोड़ युवाओं को इस तरह बर्बाद करने के लिए एक रास्ता तय कर देते हैं कि उसने 5 करोड़ जीते हैं, उसने 2 करोड़ जीते हैं, मैंने 10,000 जीते हैं। अब आप सोचिए, जितनी बाजार में वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके खरीदने के लिए क्या सभी को ये मौके मिलेंगे? कितने परसेंट जीतेंगे? 1.5%, 2%, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, लेकर के इसमें 100 रुपए से 5 करोड़ तक। 5 करोड़ जीतने वाले कितने होंगे? 0.0001%। सोचिए, 1% भी नहीं है, उसका भी लगभग हजारवा, लाखवा हिस्सा बैठता है। तो ये बर्बादी करने के पूरे साधन तैयार कर दिए गए हैं। अब आप इसमें जो गेम्स है उनको देखिए, जो बैटिंग ऐप है, बैटिंग समझते हैं आप, जुआ वाली ऐप है ये। इसमें देखिए, ये पेरी मैच है, फन88 है, 10 क्रिक है, 22 BT है, और ये फिर जो गेमिंग ऐप है जिनमें MPL है, माई 11 सर्किल है। आप देखिए, मतलब इतने बुरे हालात है, मैं इनका नाम लेना पसंद नहीं करता। कई बार इतना गुस्सा आता है इन पे कि ये लोग ले कहां जा रहे हैं इस देश को। क्या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और दूसरे मजे नहीं रहे? क्या खेलने के लिए कोई मजे नहीं है? ग्राउंड इन पे बन नहीं सकते, खेल के मैदान ये पैदा नहीं करेंगे। ये घर में ग्राउंड बनाना चाहते हैं और किसी भी माँ बाप के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, उसके भविष्य को पूरी तरह से काला करना चाहते हैं। घर में ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, बताइए कितनी अजीब स्थिति है। जितने भी ये सारी चीजें हैं, अब इसमें आप कुछ इस तरह के जो व्यवस्था हैं उनमें आप देखिए, एक नया टर्म आया है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मत सोचिए ये किस काम के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं? इतना कंटेंट है मार्केट में, इतना कंटेंट है मार्केट में, उस कंटेंट को जब हम देखते हैं हमारा खुद दिमाग खराब हो जाता है। पूरे दिन कुछ ना कुछ अश्लील वीडियो चलती है। इस तरह का कामुक जो कंटेंट है वो युवा पीढ़ी, टीनेजर जो किशोर बच्चा है उसको, अरे जो उसे उसकी उम्र के साथ चीजें मिलनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी, आप उसे प्री मैच्योर कर रहे हो, वो उसकी उम्र से पहले जवान कर रहे हो। ये देश बनाना चाहते हो आप कि जिसमें कोई किसी तरह का नियंत्रण ना हो, नैतिकता ना हो, मर्यादाएं ना हो? तो इस तरह की जो हालात हैं वो बहुत अलग है। पूरी दुनिया इस काम पे लगी हुई है, लेकिन आप समझ नहीं सकते। तो भारत सरकार से लेकर के दुनिया भर की जो सरकार है उनका एक ही विचार है कि किसी तरह युवा पीढ़ी को बर्बाद करो। अब ये एक डाटा देखिए, इस डाटा में दुनिया भर में जो गेमिंग उद्योग है उसका जो राजस्व दिया गया है। अब आप इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज देखिए, इसमें 3 जो आपको ये टेबल में दिख रहे हैं, पहला है मोबाइल्स गेम। आप ये देखिए मोबाइल गेम का कितना बड़ा हिस्सा है। फिर इसके बाद ये कंसोल गेम, ये जो गेम खेलने वाले, इस पर देखिए कितना हिस्सा है। फिर इसके बाद देखिए डाउनलोड पर कितना गेम्स है, और फिर जो ये हमारा पीसी है, कंप्यूटर है, उस पर देखिए। तो इसमें कितना बड़ा हिस्सा मोबाइल का है, और ये मोबाइल का हिस्सा इस रूप में है कि इसे देख के लगता है कि कितने बुरे हालात हैं। 2023 में 365 अरब डॉलर कहें या बिलियन डॉलर कहें, उसका एक राजस्व। अब हम बात करेंगे कि इन ऑनलाइन गेम्स और इस तरह के जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो जुआ खिलाए जा रहे हैं, इनका क्या क्या इनकम है। वो कंपनीज जो इनको डेवलप कर रही हैं, जो डेवलपर हैं, गेमर हैं, या फिर कंपनीज हैं, या इनके प्रमोट करने वाले हैं,
उनको इसमें कितना बड़ा लालच दिखाई देता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये 500 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर समझते हैं, ये इतना पैसा है कि जितना भारत सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास टोटल रिजर्व है उसका 80% है। ये पूरे भारत के पास जितना रिजर्व है उसका 80%, 80%, लगभग 500 अरब डॉलर की ये व्यवस्था है। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश के पास जो रिजर्व है, टोटल उसके पास पैसा है उसका 80%, ये देश को कहां तक बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। और इसमें क्या लगता है, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, उसे केवल पैसा कमाने से मतलब है। हालांकि बात करते हैं कि हम मार्केट में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराएंगे, लेकिन नहीं, ये विकल्प इस तरह के हैं कि इन्हें पैसे दे दो, चाहे इनके सर पे बैठ के नाचो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपके इनके जो राजस्व हैं, जो कमाई है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए एक डाटा, दुनिया भर में गेमिंग जो उद्योग है उसका राजस्व देखिए। गेमिंग उद्योग से 2023 में 365 बिलियन डॉलर का जो कमाई है उसकी एक बात की गई थी। और खास बात है, इसमें 105 बिलियन डॉलर सीधा चाइना जाएगा और इसके लंबसम कुछ हिस्सा अमेरिका जाएगा। अब इसमें आप देखिए, ये जो डाटा है, मोबाइल गेम खेलने वाले 92% हैं। इसके साथ जो कंसोल है या जो डाउनलोडेड पीसी गेम्स हैं उनमें है, और जो ब्राउजर में पीसी में खोलते हैं वो है। अब आप ये सोचिए ये कितना बड़ा मुद्दा है। इसके बाद आप ये देखिए कुछ कंपनियां हैं। अब कंपनियों का डाटा देखिए कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। इस टेबल में आप ये पाएंगे कि कितनी सारी कंपनियां हैं और उन कंपनियों का कितनी कमाई है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो जब वो इतने बड़े रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो वो तो किसी भी खरीद सकते हैं और किसी से कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में युग में नैतिकताएं, एथिकल चीजें सब बर्बाद हो गई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसे दे दीजिए बस और आप कुछ भी करा लीजिए उनसे। जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जैसे लोग या विराट कोहली जिनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, शाहरुख खान जो खुद 8-10 हजार करोड़ का आदमी है, वो भी इस काम में लगा हुआ प्रचार प्रसार में। इन लोगों को नैतिकता, मर्यादा, समाज, संस्कृति कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पैसे दे दो और बस, इनसे कुछ भी करा लो। तो इनकी नैतिकताएं मर चुकी हैं, इनके अंदर जो शर्म का पानी है वो सूख चुका है। ये बेशर्मी पे तुले हुए लोग हैं जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, सरकार से लेकर यहां तक। तो ये हमारे आजकल के आइडियल हो सकते हैं क्या? ये युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों को किस रूप में आप देख पा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। अब आप कुछ कंपनीज के रेवेन्यू देखिए इस डाटा के साथ। इनमें जो बड़ी कंपनी है वो टेंसेंट है। अब टेंसेंट देखिए 84.64 अरब डॉलर, लगभग 80 अरब डॉलर। 80 में आप सीधा सीधा 8,400 करोड़ की गुना कर दो और ये सीधा चाइना को पैसा जा रहा है। सोनी लगभग 80 टीज करके है ये कंपनी, इसे देखिए ये भी चाइना की है। ये है निंटेंडो, लगभग 14 के करीब है, जापानी कंपनी है। इसके बाद सागर है गैरेना, ये 12 सिंगापुर की है। इसमें जापान, यूएसए मतलब अमेरिका और जापान, ये टोटल कंपनियां जापान, अमेरिका, यूरोप के, या फिर आप ये सोचिए कि इसमें अमेरिकन कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। भारत क्या कर रहा है यहां पे? भारत इन कंपनियों को कस्टमर उपलब्ध कराएगी बस, और कुछ नहीं करना। इससे कौन सी स्किल पैदा होगी आप ये बताइए। मैं ये कहूं कि कौन से ओलंपिक में जीतेंगे? स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट है। अरे इनको कहीं कारखाने के स्किल डेवलपमेंट कराओ, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कराओ, लेकिन इससे आप कितनी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो। इससे कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है आप ये सोचिए। अब आप अगले टेबल को देखिए। इस टेबल में वीडियो गेम उद्योग का हर वर्ष का जो एक रेवेन्यू है, राजस्व कमाई है, वो देखिए लेके 2016 से 2022 तक। ये कोरोना के बाद कितना तेजी से बढ़ा है, सोचिए क्या हालात हो रहे हैं। ये स्टेटिस्टा का जो है एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक डाटा है जो दिखाता है। इसके बाद वीडियो गेम सदस्यता राजस्व 2024 का डाटा देखिए, तो ये मिलियन में डाटा है, 6,579 मिलियन, लगभग 6.579 अरब डॉलर से लेकर के, और ये 11 अरब डॉलर तक का ये केवल राजस्व दिखाता है। अब
अगला देखिए इसमें कि किस तरह इन्होंने कितने कितने लोगों को क्या क्या बेचा है, कितने गेम्स बेचे हैं, उसको लेकर के भी एक डाटा है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये पता चलता है कि कितने मिलियन लोग इन गेम्स में शामिल हैं। इस डाटा को देखिए। इस डाटा में प्ले स्टेशन 2 करके है, यहां 155 मिलियन, लगभग 15.5 करोड़ लोगों को ये इन्होंने गेम्स बेचे हैं। निंटेंडो DS है, इसने 154 मिलियन, लगभग 15.4 करोड़, 15.5 करोड़ पीछे, 15.5 करोड़ के करीब ये है। निंटेंडो स्विच ये 122 मिलियन, लगभग 12.2, लगभग 12.25 करोड़ लोगों को बेचा है। गेम बॉय और गेम बॉय कलर ये लगभग 12 करोड़ लोगों को बेचा गया है। तो ये विकिपीडिया से उठाया गया डाटा है और इस डाटा में हमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में ये गेम्स किस तरह से, ये राक्षस रूपी गेम्स पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप सोचिए, इस पूरे डाटा को जोड़ दें, 15 और ये लगा के जोड़ेंगे तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का डाटा बैठता है। ये 60-65 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, और इसमें भी युवा भारत, और इस युवा भारत जो भूखा है, नंगा है, जहां 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। इसका भी डाटा मैं आपको दूंगा आगे चल के। इस डाटा में आपको ये बताऊंगा कि भारत में ग्रामीण स्तर पे क्या हालात है। जिनके पास खाने का अनाज नहीं है वो फोन वगैरह जरूर खरीदते हैं, और सरकार भी कितनी शानदार है। हमारे यहाँ कपड़े, एक शर्ट भी आपको खरीदनी है, लोन अवेलेबल है। आपको फोन लेना है, लोन अवेलेबल है। लोग अभी एप्पल 16 आया था, उसकी बुकिंग के लिए, लेने के लिए पूरी रात स्टोर के बाहर खड़े रहे। मतलब ये युवा है हमारे, एक फोन के लिए इतने पगला चुके हैं। क्या बनाने जा रहे हो आप, सोचो। आपके आसपास के जो लोग हैं वो इस बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी पूरी तरह से दिमागी रूप से बीमार हो चुकी है। इस बीमारी का इलाज सरकार करे, समाज करे, लेकिन समाज ने अपने अंदर से ही जो बीमारियां हैं उनको ठीक करना बंद कर दिया है। समाज के अंदर शरीर रूपी संरचना होती है। जिस तरह शरीर अपने आप को पूरी दुनिया भर की बीमारियों से लड़ते हुए ठीक करता है, समाज भी अपनी बुराइयों को दूर करता है। समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो उसके मौजूद व्यक्ति हैं, समाज में इस तरह के परिवर्तन की बात सोचते हैं और उस परिवर्तन को बेहतर रूप में लागू करने की बात करते हैं, लेकिन नहीं। अब आप इसमें जो राजस्व का एक आंकड़ा और है, ये बिजनेस ऑफ एप्स करके है कि जो एप्स हैं वो कितना बिजनेस करते हैं। इस डाटा में आप देखेंगे तो 2016 का है, जो पहला क्वार्टर है, वहां से लेकर 2022 तक का है, और ये इतना बिलियन है कि मैं सच बताऊं, ये 20 से भी ऊपर जा रहा है, बढ़ता जा रहा लगातार राक्षस की तरह। ये मतलब हमें कहाँ लेके जाएगा, आप ये सोचिए। इसमें शुरुआत हुई है लगभग वो 7 से 8 बिलियन डॉलर का है। इसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट का भी करीब ये 18-19 के करीब बैठता है, और बीच में तो ये 22-24 तक भी पहुंचा है। तो ये आप किस हालात में जा रहे हैं। ये कंपनियां वो काम कर रही हैं जो बाकी कंपनियां भी नहीं कर रही हैं। और सच बताऊं, आप एक अजीब स्थिति मानोगे, जो दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री है ये उससे भी 2 3 गुना 4 गुना कमाती है। इतनी कमाई उन फिल्म की नहीं है, कहीं म्यूजिक जो इंडस्ट्री है उसकी नहीं है, या आपके टीवी के जो प्रोग्राम है उनकी कमाई नहीं है। ये कमाई आ कहां से रही है। इसमें एक इस तरह की लत लगाई जाती है कि जो देश को या दुनिया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ये एक आंधी की तरह, एक राक्षस की तरह, एक महामारी की तरह पैदा हो रही है, और ये देश नहीं दुनिया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। जब दुनिया में लंपट युवा होंगे और वहां पे क्या तरक्की हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था है। उन्हें बहुत जल्द रईस होने के जो लाभ दिखाए जा रहे हैं वो किस हालात में होंगे। अब आप जो ऑनलाइन गेम्स है उसको लेकर के एक डाटा और है। ये भी रीजन क्या है कि मैंने कई साइट से इन डाटा को कलेक्ट किया है, और कोशिश ये थी कि मैं सही तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि मेरी जो चिंता है वो आपकी चिंता के रूप में बदले, और आप भी समाज में उन सब चीज़ों को देखें और ये देखें कि हमारे जो संचालन करता है, हमारी सरकार है, हमारे नियामक है, या नियामक बने ही नहीं है तो नियामक क्या करेंगे। अब हम उम्र के ऊपर बात करें, अब इसमें उम्र के ऊपर बात करें कि किस तरह इसमें किस उम्र के कौन कौन बच्चे इन्वॉल्व हैं, युवा कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, किस उम्र के ज़्यादा हैं। तो इस टेबल को आप देखिए,
ये जो गेमिंग उद्योग की जनसांख्यिकी है, जो इसकी डेमोग्राफी, आप उसे देखिए। इसमें 8% जो है वो 18 से 24 वाले हैं और 24 से 44 वाले देखिए खास तौर से मेल 47% हैं और महिलाएं भी 12% हैं। और कमाल की बात तो यह है कि 45 साल के बाद की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं। महिलाओं के अंदर भी देखो ऐसा नहीं है महिला कहीं पीछे नहीं है, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर गेम भी खेल रही हैं, ऑनलाइन जुआ भी खेल रही हैं और इस तरह अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं। अब अगली डाटा देखिए। इस डाटा में हमें यह पता चलता है कि 2006 से लेकर के और 2022 तक इसमें मेल फीमेल महिला और पुरुषों का डाटा दिया गया है। जो नीचे है वो मेल का है, जो ऊपर है वो फीमेल का है। तो आप ये देख लीजिए महिला और पुरुष इसमें बराबर की लगभग हिस्सेदारी है, थोड़ी महिलाएं कम हैं, लेकिन लगातार इनका जो क्रम है महिलाएं बढ़ रही हैं, पुरुष घट रहे हैं। आप ये सोचिए पुरुषों को थकावट होती है, पूरे दिन ऑफिस का काम है या दूसरे काम है, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि महिलाओं की संख्या 2022 से आगे तक के भी डाटा नहीं मिले हैं, तो उनसे ये पता चलेगा कि संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अब आप ये देखिए एक शब्द होता ARPU, उसमें ये है कि हर महीने प्रति यूजर मतलब जो यूज करने वाला वो कितना इसमें खर्च करता है। तो हालत क्या है, कुछ देशों में तो $112 प्रति व्यक्ति का ARPU आता है। तो हालत कहाँ खराब हो रही है, किस तरह की हैं, तो आप इस बारे में सोचिए। इसके बाद अब इसमें ग्लोबल जो प्लेयर हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, आप उन्हें देखिए वो किस रूप में कहाँ कहाँ कितने कितने खेल रहे हैं। तो ये एक डाटा दिया गया, इसे देखिए कि 2015 से 2023 के बीच में ये newzoo.com का एक डाटा है। ये 2015 से 2023 के बीच में 2 बिलियन से बढ़ करके ये 3 बिलियन तक पहुंच गए हैं। 3 बिलियन समझते हैं, लगभग 300 करोड़ लोग। अब हम गेमिंग टाइम की बात करें, कि कितना इसमें समय दिया जा रहा है और किस तरह दिया जा रहा है। तो आप देखिए ये 2017 से 2026 का डाटा है। आप इसमें देखेंगे कि जो गेमिंग टाइम है इसमें सोशल और जो कैजुअल गेमिंग है, PC गेम्स हैं, कंसोल गेम है, इंटीग्रेटेड वीडियो गेम्स, एडवर्टाइजिंग है। तो आप इसमें चारों हिस्सों को देखिए तो 2017 से लेकर 2026 तक लगातार हर हिस्से में बढ़ोतरी है। आप सोचिए, और ये जो डाटा है इसका जो सोर्स है वो PwC ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2022 से लेकर 26 तक का है। तो आप इसे देखेंगे तो ये PwC ग्लोबल का जो एक डाटा है वो हमें बताता है कि इसमें हर हिस्से में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अब ये एक नई चीज़ देखिए, इसमें जो डाटा है थोड़ा पुराना है कि जब शुरुआती दौर में 1970 से लेकर के और ये जो दूसरे कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो अब आप देखिए ये विजुअल कैपिटलिस्ट का है, तो इसमें जो डाटा दिखाई देता है द राइज ऑफ गेमिंग रेवेन्यू विजुअलाइज्ड। आप इसमें देखेंगे तो इसमें मोबाइल, दूसरा इसमें PC का और इनका एक बड़ा हिस्सा है। आप ये देखिए लगातार इसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये कोई बहुत बेहतरी की तस्वीर दिखाता है? लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो राजस्व है वो 2028 तक बढ़कर $545 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये फॉर्चून बिजनेस इनसाइट्स की एक जो रिपोर्ट है जो बताती है। इसके बाद अब और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण किस तरह की है, कई बार चीज़ें इस तरह की लगती हैं कि वो दिखाई भी देती हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता। अब पीछे एक फिल्म आई थी अवतार, बहुत अच्छी फिल्म थी, एनिमेटेड फिल्म थी। उस फिल्म में जितना कमाया उससे ज़्यादा कमाने में एक गेमिंग उद्योग है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी, उसने $6 अरब कमाया, जबकि जो अवतार मूवी थी उसने $2.8 बिलियन कमाया, आधे से भी कम कमाया उसने। अच्छा, इसके साथ अब एक और डाटा थोड़ा उससे ये लगे कि भाई ये गेम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उस गेम की हालत देखिए। तो गेमिंग जो उद्योग है और इसको हम मनोरंजन उद्योग के साथ देखें, इसकी एक तुलना करें, तो आप ये पाएंगे कि ये डाटा देखिए, इसमें जो टेबल है इसको देखिए। इस टेबल में जो गेम इंडस्ट्री है वर्सेज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिवेन्यू, ये बिलियन में है। अब आप ये देखिए जो पहला डाटा है वो है वीडियो गेम्स, मोबाइल, कंसोल और PC, इन तीनों को मिलाकर के आप देखेंगे ये $192.7 बिलियन।
इसके बाद जो फिल्म वाला है वो इसका आधा है 99.7, और इससे भी लगभग 8वां हिस्सा ये जो रिकॉर्डेड म्यूजिक है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है। अब आप म्यूजिक इंडस्ट्री को देखिए और फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, इन दोनों को आप जोड़ भी दें उसके बावजूद भी गेम से ये कम है, लगभग 60%। तो आप ये देखिए कि ये क्या हालात होने जा रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मनोरंजन के एक परंपरागत साधन है, और हम साधन को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और गेम्स के पीछे लगे हुए हैं। ये जितने भी पूंजीपति हैं और जितने भी ये हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, स्टार है, सेलिब्रिटी है, सब जान चुके हैं कि अब यहां से माल कूटा जा सकता है। तो इन्हें माल कूटना है, इन्हें इस देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ पैसे के भूखे लोग हैं और ये वो धन पशु हैं जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब बात करें कि इसका समाधान क्या है। समाधान करने की आप बात करेंगे तो इसमें पहला है कि रेगुलाइज किया जाए। यहां पे एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए ताकि वो जो कंटेंट है, जो चीजें हैं, उनको देखें, उनका समय निर्धारण करें। ये नहीं है कि 24 घंटे इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। आप कभी भी ऑनलाइन गेम को कभी भी खेल सकते हो। रात के 4 बजे खेल लो, सुबह उठ के खेल लो, रात के 2 बजे तक खेलते रहो। मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था और मैंने ये चीज देखी है वहां बच्चों में। बच्चों को देखने का क्रम क्या है, मैं वहां बच्चों से बात करता था, बच्चों को नींद आती थी वहां पे। क्लास में बैठे हुए बच्चे जम्बाई ले रहे हैं। मैं पूछता हूं बेटा रात कितने बजे सोए, तो बच्चे बता रहे हैं कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। पबजी जैसा राक्षस इस देश से किस तरह खत्म किया गया, ऐसी टिकटॉक जैसा ड्रामेबाज वो भी खत्म किया गया। क्या हम खत्म नहीं कर सकते अपनी युवा पीढ़ी को, युवा शक्ति को, जो एक बहुत शानदार ब्रेन है, क्या हम उसे बचा नहीं सकते? क्या हम संरक्षण नहीं दे सकते? लेकिन नहीं, हमें लगातार इस चीज को रेगुलाइज करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इस बारे में काम करे, लेकिन वो करने की स्थिति में नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो सार्वजनिक जुआ अधिनियम है वो 1867 का है, अंग्रेजों के समय का है। वो कानून जो पब्लिक पैलेस पे खेले जाने वाले जुआ उनको रोकता है, लेकिन जो घर में खेले जा रहे जुआ हैं इन्हें क्या करें? जो चुपचाप बगैर किसी पदचाप के हमारे बेडरूम में घुस चुके हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा लॉटरी विनियमन अधिनियम है ये 1998 का, ठीक है, आप इसको देखिए। इसके बाद जो फेमा है, फेमा क्या काम करता है कि जो हमारे यहाँ ये जो पैसे की अवैध लेन देन होता है, बाहर से मंगाया जाता है, तो उसको रोकथाम में काम करता है। अच्छा, अब ऑनलाइन गेम में एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने, देखो युवा बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उन्हें जो चीज उपलब्ध होगी वो इसे इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन्हें किस तरह उनकी समय, उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उसको हम सही यूटिलाइज करें। पेरेंट्स अपनी चिंताओं को समझते हुए अपने बच्चों से लड़ लड़ के इस तरह के संबंध खराब कर चुके हैं कि माँ और बेटा, बाप और बेटा एक दूसरे के खून के दुश्मन बन गए हैं। कुछ मामले तो हत्या तक पहुंचे हैं। बच्चे को गेम से रोका, हत्या कर दी पेरेंट्स की। आप सोचिए, क्या ये देश बनाना चाहते हैं हम? हमें कहीं ना कहीं इस बारे में काम करना है। वित्तीय जोखिम है, लेकर के 2000, 4000, मतलब हर बच्चे का 200 से लेकर के तो नुकसान हो ही रहा है। कम से कम वो उसको खरीद रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, उसका सदस्य बन रहा है, तो 200 रुपये तो मिनिमम उसके खर्च हो ही रहे हैं। कहीं वो ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, अरे जुआ खिला रहे हो यार। इसके बाद अब यहां से एक बात और निकल के आती है, वो क्या है कि ये चालाक कंपनियां और जो इसके चलाने वाले संचालक हैं, एक कौशल नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं स्किल। ये स्किल है, उस स्किल के पीछे अपने चालबाजियों को छुपाते हैं। ये असलियत इनकी है इस देश को बर्बाद करना, दुनिया को बर्बाद करना और जनता से पैसे उगा करके, नागरिकों को बर्बाद करके अपनी जेब को भरना। अब आप सोचिए इनकी क्या सोच है। इनका एक सीधा मानना है कि किसी भी तरह से लोगों की जेब से पैसा निकालो, और बहाना क्या है? हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। कौन सा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है आप ये बताइए। मानने की बात है कि इसमें 100, 200, 400, 1000 लोग इसे गेम को डेवलप करते हो, उन्हें रोजगार मिला हुआ है, लेकिन जो इसके पीछे 100, 200, 400, 500 करोड़ लोग अगले 10 साल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या वो दुनिया को, देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं है?
हम अपनी युवा पीढ़ी को इस रूप में क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें संभावना हो सकती है। साइबर हमले बड़ी दिक्कत है। आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं घरों में, किसी से कुछ मांगा जा रहा है, पूरा एक्सपोजर हो रहा है आपका डेटा, आप कौन है, क्या करते हो, आपकी हर गतिविधि को इस तरह से ट्रेस किया जा रहा है कि जो अपराधी लोग हैं साइबर क्राइम करते हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आप अखबारों में खबर देखिए क्या हालात है, तो आपका पूरा डाटा उससे जाता है। कहीं ना कहीं जो डाटा है उसको प्राइवेसी के तौर पे भी सरकार को काम करना चाहिए और जो इस तरह की कंपनियों ने पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति का उसका प्राइवेट निजी जो डाटा उसे ना लें। अच्छा, अब सामाजिक अलगाव भी है कि समाज में जब एक बच्चा गेम खेल रहा है, एक घर में 4 बच्चे हैं, 4 फोन है, वो आप बच्चे आपस में बात करने को तैयार नहीं है। शाम को पेरेंट्स बाहर से आ रहे हैं, पिता बाहर से आ रहे हैं, तो नमस्ते करने को तैयार नहीं है। मतलब ये इंडियन कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जिसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हालांकि पीछे 2022 में एक निजी विधेयक संसद में लाया गया था, क्योंकि सरकार को तो अभी होश ही नहीं है। सरकार तो इस पर टैक्स लगा करके पैसा उगाना चाहती है। उसके दिमाग में 10-20 हजार करोड़ का जो मुद्दा है वो है चाप सरकार अपने बजट के लिए 16-17 लाख करोड़ रुपए ले ले, लेकिन उसे ये 10-20 हजार करोड़ का लालच अभी उससे कोई भी कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहा। सोचिए, उसकी सोच है कि वो किसी भी तरह से इसको रेगुलाइज ना करे। अब हम भारत में जो इसका बढ़ता हुआ जो फलता फूलता जो व्यवस्था है उसके बारे में ये अंतिम कुछ बातें हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप ये देखिए जो गेमिंग एक्सपेक्टेड टू रीच 7 बिलियन बाई 2028, 7 बिलियन तक पहुंचेगा लगभग। हालांकि ये डाटा मुझे बहुत सटीक नहीं लगता, क्योंकि इसमें बहुत तरह की कमियां हैं, क्योंकि जो भारत में गति है ये 2024-25 में इसको पकड़ लेगा। अब आप ये देखिए, इंडिया में 28% है, यूएस में 9% है और चाइना में 7% है। अब इसका जो CAGR है, जो उसकी बढ़ोतरी है। अब गेमिंग मार्केट साइज देखिए बाय कंट्री, मतलब अभी भारत का केवल 1% इन्वॉल्वमेंट है और 2028 की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं इस डाटा को जल्दी ही अचीव कर लिया गया है, लेकिन इस डाटा को यदि 2024 का भी माना जाए तो भारत की अभी हिस्सेदारी पूरी दुनिया में केवल 1% है। और 1% और यूएस में, अमेरिका में 24%, चाइना की 25% पूरे इस गेमिंग में। ये 1% ही मध्यम वर्ग के माता पिता को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। जिस दिन ये 24% भारत की हिस्सेदारी पहुंचेगी तो भारत के क्या हालात होंगे आप सोचिए। चाइना, अमेरिका अपने यहां लोगों को रेगुलाइज करती है, अपने लोगों को प्रमोट करती है कि नहीं ठीक नहीं है, इस तरह का नहीं है, लेकिन वो भी इन्वॉल्वमेंट पूरी चल रही है। ये जो ऐसा नहीं है कि वहां के लोग इन्वॉल्व हैं, हमें जो कमाई हो रही पूरी दुनिया में, हम केवल उसमें 1% हैं। इसमें अमेरिका 24% है और आपका चाइना 25% है। अब मोबाइल गेमिंग देखिए, हमारे जो बच्चे हैं इस 1% में भी जो 90% बच्चे हैं वो गेम मोबाइल पे खेलते हैं। यूएस, अमेरिका में 37% और यहाँ पे 62%। अब एक डाटा और है जो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। वो डाटा क्या बताता है कि शहरों में कितने खेलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने खेलते हैं, या जो मेट्रो सिटीज है वहाँ कितने खेलते हैं। तो उसके बारे में ये एक डाटा है, ये एक छोटा सा जो है डायग्राम है, इसे आप देखिए। तो इसमें है द इंडियन गेमर डेमोग्राफिक्स, मतलब कि लोग उनकी क्या, कहाँ, किस तरह के रहने वाले लोग हैं। तो पहला जो सर्किल है इसमें यह बताया गया है कि जितने भी वीडियो गेम हैं उनमें 40% महिला खेलती हैं और 60% पुरुष। दूसरे सर्किल में दिखाया गया है कि यहाँ 55% लोग वो हैं जो नॉन मेट्रो सिटी के हैं। मेट्रो सिटी जो दिल्ली है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, इस तरह के ये मेट्रो सिटी हैं। तो आप ये सोचिए, छोटे छोटे शहर, गांवों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है, लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं रुक पाई तो देश को बर्बाद करने के लिए ये अपने आप में एक राक्षस से भी बढ़ करके है। लास्ट में और अंतिम बात जो मुझे आपसे कहनी है, बातें बहुत है लेकिन बहुत सामान्य तरीके से कहनी है, कि जिनके घरों में बच्चे गेम्स खेल रहे हैं उनसे आप लड़िए मत, बहस मत करिए, उनके साथ
एक दोस्त की तरह व्यवहार करिए, उनसे भविष्य को लेकर के चिंता करिए। वो डूबना चाहते हैं तो उन्हें रोकिए, उन्हें इस तरह से ट्रीट करें कि वो बीमार हैं और एक बीमार के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। उनके अच्छे काम की प्रशंसा जरूर करें। उन्हें किसी तरह से भी लगातार डांटना, लगातार टॉर्चर करना, लगातार बुरा व्यवहार करना, घर में जो उनके समक्ष चीज़ें आ रही हैं उन्हें प्रमोट करिए और उन्हें उनके जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें तैयार करिए, ताकि वो जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो सकें। और बेहतर ये है कि आप उन्हें इस तरह तैयार करें ताकि उन्हें लगे कि आप उनके शुभचिंतक हैं। उन्हें ऐसा ना लगे कि आप दुश्मन हैं। आप उनके जो मज़े हैं उसमें खंडन पैदा ना करें, अवरोध पैदा ना करें। आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि वो बीमार हैं और उन बीमार के साथ उनके साथ जिस तरह का भी व्यवहार किया जाता है, हॉस्पिटलाइज की बात है या उनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात है या उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें गिरावट आ गई है, दुनिया है, उनकी चुनौतियों से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाएं, तो उससे बेहतर है कि इस विषय पर काम किया जाए। और काम करने के क्रम में अपने बच्चों को किसी भी तरह से दूसरे के बच्चे के साथ तुलना ना करें। उनके साथ जितना हो सकता है प्रेम पूर्वक बात करें। और घर में जो महिलाएं हैं उनसे मेरा खास तौर से निवेदन है कि वो इस तरह की जो आपकी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार करें और लगातार टॉन्ट मारना, लगातार डांटना, लगातार बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, बच्चों को भविष्य को लेकर डराना, उन्हें डराना नहीं है, उन्हें समझाना, निर्भीक बनाना है और उन्हें ये बताना है कि बेटा इससे संबंधित आपको कौन कौन से लाभ हो रहे हैं और उन लाभों से हमें क्या लाभ होंगे। बेटा तुम करोगे क्या, तुमने साल भर बर्बाद होगी, 2 साल बर्बाद होगी। तो कोशिश ये करिए। ज़्यादातर गड़बड़ क्या होती है, खुद डांटते हैं, पड़ोसी डटवाते हैं और जो उनके आस पड़ोस में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, उससे उसकी काउंसलिंग कराते हैं। तो ज़्यादा काउंसलिंग ना कराएं। कोशिश ये करें कि उनके साथ एक नेचुरल वे में आए। जिस तरह का आपका संबंध उनके साथ 2 साल पहले था, 4 साल पहले था, उसे उसी तरह मेंटेन करें और बच्चे को भविष्य की चुनौतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, ज़्यादा ना डराएं, क्योंकि जैसे आप डराते हैं तो उसे वो डर और हिंसक बनाता है और इस लत में, इस नशे में और डूबने के लिए बाध्य करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कोशिश करें कि इसको जितना भी इसमें मैंने बातें बताई हैं, मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। मेहनत करने के क्रम में मुझे जो कुछ चीज़ें मिली, जो मेरे समक्ष थी, कई साल की पीड़ा थी, वो आज मैंने आपके समक्ष कही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।